तो आज हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पर, इन्वेस्टमेंट कैसे क्या किया जाए, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे उसके पूरे प्रोसेस को जो हमने समझा है, जो पूछा है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और होता क्या है कि हम लोग को फंडामेंटल चीजें तो ध्यान ज्यादा देना चाहिए, तो मैं बेसिकली फंडामेंटल चीजों पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। तो सबसे पहले जब हम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है, हमको एक व्यवहारिक रिटर्न की अपेक्षा करना। व्यवहारिक रिटर्न क्या होता है? जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट को रातों रात अमीर बनने का एक माध्यम समझ लेते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हर रोज जो है ना हम हमारा पैसा डबल, हर रोज पैसा डबल हो। उसी के लिए वो क्या करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में चले जाते हैं, इंट्रा डे में चले जाते हैं, जबकि कुछ होता नहीं, कोई फायदा नहीं होगा उससे। और हम सोचते हैं कि हर साल हम पैसे को डबल, हर साल क्या बोलते हर रोज पैसा डबल हो जाए तो मजा आ जाए। तो ये अव्यवहारिक रिटर्न है। व्यवहारिक रिटर्न क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं, हम जीपीएफ में जाते हैं, पीपीएफ में जाते हैं, एफडी में जाते हैं, तो यहाँ पर जो रिटर्न कितना आता है, 7% 8% के आसपास आता है, मैक्सिमम 7% 8% के आसपास रिटर्न आता है। अब व्यवहारिक रिटर्न जो इकोनॉमिक्स कहता है कि व्यवहारिक रिटर्न ये होता है कि जीडीपी, जो देश की जो जीडीपी ग्रोथ जिस दर से बढ़ रही है वो प्लस इन्फ्लेशन, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये जो रिटर्न होता है व्यवहारिक रिटर्न। यानी अपने देश में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है लगभग 7% के आसपास जीडीपी की ग्रोथ रेट, और 7% के ही आसपास आप इन्फ्लेशन को मान लीजिए। तो जब ये दोनों हो जाता है तो 7 + 7 14%, यानी हमारा जो व्यवहारिक रिटर्न होगा वो 14-15% के आसपास व्यवहारिक रिटर्न। और यदि थोड़ा सा हम और एग्रेसिव हो जाए तो थोड़ा सा इसके ऊपर बढ़ जाए 4-5% और, यानी कि 20-22% का रिटर्न। स्टॉक मार्केट से 20-22% रिटर्न की अपेक्षा करना व्यवहारिक है। लेकिन अब आप सोचिए कि ये जो 20-22% रिटर्न में कितना असर डालेगा, इसको आप देखिए। तो जो मार्केट के सबसे जो दिग्गज निवेशक है मिस्टर वॉरेन बफेट, उनका जो पोर्टफोलियो है उनका 21 कुछ रेट से बढ़ा है। अब आप सोचिए कि 21%, और आज के दिन कितने बड़े वेल्थी व्यक्ति हो गए पूरे दुनिया में, शीर्ष पर चल रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा रिटर्न लेने वाला व्यक्ति रहा है जिम साइमन रहा है, जो 60% से ऊपर का सीएजीआर निकाले। लेकिन स्थान कौन सबसे ऊपर पाया? वॉरेन बफेट। जिम साइमन का नाम आता है क्यों? क्योंकि वॉरेन बफेट ने बहुत शुरू से ही स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट। यदि आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो 13-14 साल के थे तब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। वो बिजनेस माइंडेड व्यक्ति रहे। उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़िए। एक क्वेश्चन था मेरा। अपने यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में यदि किसी को ये करना है तो फिर डीमैट अकाउंट कितने साल की उम्र में खोला जा सकता है? अब कभी मिनिमम एज किसी उम्र में खोल सकते हैं, लेकिन जब तक वो 18 साल का नहीं होगा तब तक टैक्स लायबिलिटी उसमें आपको पड़ेगी। नहीं, जैसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि जैसे अपने बेटे के नाम पे खुलवा लेता हूँ खुलवाइए। और हाँ, कुछ शेयर उसको गिफ्ट कर देते हैं। हाँ करिए, हाँ कर सकते हैं। गिफ्ट कैसे कर सकते हैं उसको फिर? और आप उसमें शेयर खरीद के डाल दीजिए उसमें। मैं उसकी जगह पे मैं परचेस कर सकता हूँ? नहीं, हाँ कर सकते हैं, करिए। नहीं, जैसे कि 18 साल से कम है उसकी उम्र, यदि उसके अकाउंट से मैं परचेस करता हूँ तो फिर कैसे होगा फिर? तो फिर वो जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो आप पे आएगा ना। आप तो उसमें क्या सिस्टम क्या उसका है? उसका उसका आप बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, उस बैंक अकाउंट से हाँ। लिंक होगा, उस बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करेंगे और फिर शेयर खरीदिए। प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं चाह रहा था बहुत दिन से पूछना चाह रहा था कि कैसे कर सकते हैं ये, आप करिए उसको। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस समय यदि इन्वेस्ट, आप मान लीजिए उसके लिए 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ इस समय, हाँ, और कॉलेज जो पास आउट करता है तो उसके बाद उसको कुछ फायदा होगा उसको। हाँ, हो जाएगा तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये जो पूरा स्पेशली जो वीडियो नहीं आ रहा है क्या यार? वीडियो नहीं आ रहा। आ गया तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप खुद के अकाउंट में शेयर लीजिए और बाद में अपने बच्चे के नाम गिफ्ट कर दीजिएगा। गिफ्ट करने के लिए डीओएस स्लिप आती है,
अपने ब्रोकर से मांगेंगे तो स्लिप मांगेंगे, तो चेक की तरफ होता है, उसको भर करके आप अपने ब्रोकर के यहाँ दे दीजिए। उसमें डीमेट अकाउंट नंबर पड़ जाएगा बच्चे का, उसके डीमेट में पैसा ट्रांसफर, शेयर वो ट्रांसफर ऐसे होगा। सर इससे इजी तो मुझे लगता है कि अगर एक दिन का समय मिले तो बेच के फिर इसमें खरीद ले। जो भी हो, जैसे भी हो, बेच के खरीदेंगे तो भाई आपको उसमें वो भी तो लगेगा, ट्रांजेक्शन शुल्क भी तो लगेगा, ब्रोकरेज लगेगी ना। सर एक क्वेश्चन था। है तो उस अकाउंट से नहीं कर सकते ना, प्रॉब्लम ये है, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो चलिए इस बारे में बाद में बात करेंगे, वो सब चीजें तो है ही। तो जो हम लोगों को व्यवहारिक रिटर्न होना चाहिए, लोगों को 20-22% का रिटर्न होना चाहिए। यदि हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं स्टॉक मार्केट में, तो 25-26% का CAGR निकालना बहुत ही आसान है। और 25-26% का CAGR इतना बड़ा CAGR होगा, लॉन्ग टर्म में इतना वेल्थ क्रिएट करेगा जिसके बारे में सोच नहीं सकते आप। कभी फाइनेंशियल कैलकुलेटर पर आप डाल करके देखिए 1 लाख की वैल्यू, 1 लाख रुपए को आप डाल करके छोड़ दीजिए और उसको देखिए 25 साल 30 साल बाद जो 26% की दर से CAGR क्या ग्रोथ हो रहा है। 50वें साल आते आते 300 करोड़ जो हो जाएगी 300-400 करोड़ रुपए हो जाएगी। आप सोचिए 300 करोड़, और लगातार वो ग्रो होता रहेगा। तो हम लोगों में क्या होता है ना, हम मध्यम वर्गीय है ना, मध्यम वर्गीय क्या होता है ना कि जो भी सोचता है वो अपने बारे में ही सोचता है, और जो भी सोचता है अपने जीवन काल में ही सोचता है। हमारे गांव में एक आदमी रहे, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, उन्होंने पंडित को बुलाया, उन्होंने खाने के वो शौकीन थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए भाई कि हमारा भी जो 13वीं करवा दी तो हम अपना भी खा लेते तो हम लोगों में क्या होता है ना कि जो भी चाहते हैं ना उसको हम तत्काल हम अपने ही खा लेना चाहते हैं। सबसे पहले हम चाहते नहीं कि किसी और के लिए छोड़े, और जब हम देने के बारे में सोचेंगे ना तभी हमको कुछ मिलेगा। राइट। हम जो भी हम वेल्थ क्रिएट करेंगे, हम वेल्थ अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने समाज के लिए छोड़ के जाएंगे। तो हमें देने के बारे में सोचना है और बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा। उस वेल्थ से क्या होगा, क्योंकि हमारी सोच वहां तक नहीं जाती है। 60-70 बाद हमारे जीवन, मतलब हमारे मृत्यु के बाद के बारे में हम सोचते नहीं है। एक वो किताब है कि मेरे मृत्यु पे कौन रोएगा, उसको कभी पढ़ लीजिएगा। तो बहुत ही कि हमें एक व्यवहारिक रिटर्न लेके चलना है। ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म में हम फायदा कमा लेंगे, हो सकता है कि साल में पैसा कमा ले, 1.5 साल पैसा कमा ले, 2 साल पैसा कमा ले, लेकिन हम पैसा कमाते नहीं रहेंगे। मार्केट एक दिन अपना जो है औकात दिखाएगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट लेके चला जाएगा। और आप सोचिए कि हम यदि ट्रेडिंग करते हैं लगातार, तो उसमें किसी सौदे में फायदा होता है, किसी सौदे में नुकसान होता है। अब मान चलते हैं कि एक सौदे में हम मान चलते हैं कि 20% प्रॉफिट लेकर के आए, और दूसरे सौदे में हम 10% का निगेटिव हो गए, तो ओवरऑल तो हमारा 10% ही रिटर्न हुआ ना, है कि नहीं? आप सोचिए। तो ट्रेडिंग वाला बंदा भी क्या करता है कि लास्ट में जाकर के 20% से अधिक CAGR नहीं लेके आ पाता है। हमें किसी इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में ना सोच करके हमको सोचना है ओवरऑल हमारा जो फंड साइज है, उस फंड साइज में किस तरह का CAGR आ रहा है, उस पर हमको फोकस करना है। और ट्रेडिंग हम करते हैं तो जितनी बार ट्रांजेक्शन करते हैं उतनी बार हम ब्रोकर को कमीशन देते हैं, नंबर एक चीज। नंबर दूसरा चीज, हमारा शॉर्ट टर्म गेन टैक्स होता है। अब इसको कैसे करते हैं आप देखिए, जैसे मालूम चलता है कि हमने 10,000 रुपए की पहले खरीदारी किया, तो 10,000 रुपए की जैसे ही हम खरीदारी करते हैं, उसे 10,000 रुपए कम से कम 100 रुपए का ब्रोकरेज हो जाता है। यानी 100 रुपया गया काम से, फिर उधर बेचे, फिर उधर 100 रुपया कम हो जाता है। यानी इधर हमने क्या किया कि हमारा जो सौदा हुआ वो 10,000 की बजाय 10,100 रुपए का सौदा हुआ, और इधर हम बेचे तो 9900 में बेचे, तो ओवरऑल हमको 200 रुपए का घाटा हो गया ना। और वो कहाँ चला जाता है, उसको चला जाता है ब्रोकर को चला जाता है, ब्रोकर को चला जाता है। तो हम ट्रेडिंग जितना अधिक करते हैं उतना अधिक हम ब्रोकर को धनवान बनाते हैं। और हम क्या करते हैं कि बड़े प्रॉफिट को छोटे लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी छोटे प्रॉफिट को कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल तो मैं अपने कुछ उदाहरण लेना चाहूंगा, कुछ अपने शेयर्स का। मेरे पास कुछ शेयर कई सालों से होल्ड में है। जैसे आपका एक माइंड टी के बारे में बार बार चर्चा करता हूँ, जुबिलेंट फूड के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, फिर आपके दीपक नाइट्राइट का है, कई मेरे पास शेयर्स है, टाइटन मेरे पास शेयर है, कई पहले से छोड़
मैंने उसको अभी छुआ नहीं टाइटन को, चाहे दीपक नाइट्राइट को। और दीपक नाइट्राइट को एक दूसरे अकाउंट में मैंने 2 बार 3 बार ट्रेड भी किया। जो मैंने ट्रेडिंग किया उसमें मैं बार बार एंट्री किया, निकल गया 3 बार में 10-20% का ग्रोथ लेकर के। तो यदि 10% मैंने 3 बार लिया, चलो 15% मान लेते, 15% मैंने 3 बार में लिया साल भर में, हमको 45% रिटर्न मिला। और वहां जो साल भर वाला है वो हमको 90% दे रहा है, तो बेटर कौन हुआ? जो होल्डिंग पे चल रहा हुआ ना। जी बिल्कुल, होल्डिंग वाला। तो हम वेल्थ क्रिएशन के चरण में जब हम चलते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो बड़े प्रॉफिट को हम छोटे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारा ओवरऑल हमको लंबा पैसा कमाना है, और लंबा पैसा कमाने के लिए जब तक शेयर में अच्छा चीज बना हुआ है, मतलब अच्छाई बनी हुई है, बढ़ रहा है, हमको लगातार उसको होल्ड किए रहना है, लगातार बढ़ते रहना है। बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। तो जो अच्छे बिजनेस हैं, जो अच्छे स्टॉक है, बस एक ही शर्त है कि अच्छा बिजनेस, अच्छा स्टॉक। इस समय इस हालात में तो सारे शेयर आपको अच्छे दिखेंगे, क्योंकि मार्केट बूम बूम कर रहा है। अभी श्रेय इंफ्रा पे ट्रेडिंग में कई लोगों ने पैसा बनाया ग्रुप में, हमने भी कुछ 1-2 बार ट्रेड किया था। और अभी 3 दिन पहले श्रेय इंफ्रा पर, श्रेय इंफ्रा, श्रेय ने SREI, श्रेय इंफ्रा पर सेबी द्वारा बैन लग गया है, कुछ प्रतिबंध उस पर लग गया है, आप लोग वॉच करिएगा। तो जो खराब क्वालिटी के शेयर्स होते हैं उस पर कब संकट आ जाता है कोई नहीं जानता है, और वो संकट कितना लंबा चल सकता है कोई नहीं जानता है। और हम लोग क्या होता है कि 50,000 रुपये लिए हुए, 50,000 रुपया क्या करते हैं, ले जाकर के श्रेय इंफ्रा में लगा देते हैं। वो कहावत है ना, नंगा नहाए के क्या निचोड़ेगा क्या। तो जब भी लेवे हम अच्छा लेवे, अच्छे स्टॉक को ले, तभी होता है। तो हमको ना ट्रेडिंग अवॉइड करना है, विशेषकर इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन। और ट्रेडिंग करना भी है तो स्विंग ट्रेडिंग करना है, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, उस तरह का जब हम लक्ष्य लेकर के आएंगे तब हम पैसा कमाएंगे। हम इंट्राडे करेंगे, इंट्राडे से आज तक कोई पैसा नहीं कमा पाया। आप जितने भी दुनिया के वेल्थ क्रिएटर हैं, चाहे भारत में राकेश झुंझुनवाला हो, रामदेव अग्रवाल हो, रमेश दमानी हो, राधा कृष्ण दमानी हो, चाहे जितने भी नाम है, आप किसी को भी देख लीजिए, सबने वेल्थ क्रिएट किया है तो इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएट किया है। और उनके पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा जो होता है, 80-90% पोर्टफोलियो जो होता है वो होल्डिंग से बनता है। ट्रेडिंग छोटा सा हिस्सा ट्रेडिंग में करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, पूरा पैसा ट्रेडिंग में लगा देते हैं। सर एक क्वेश्चन था मेरे पास। हाँ, ये जो बड़े लोग हैं, जो बिग बुल हैं, ये जो ट्रेडिंग करते हैं, तो ये ब्रोकरेज के थ्रू करते हैं या डायरेक्ट ब्रोकरेज अपने पास रखते हैं, क्या करते हैं? ये भी ब्रोकर के थ्रू करते हैं, और कुछ लोग खुद का ब्रोकरेज हाउस खोल लेते हैं। जैसे झुंझुनवाला का भी नाम लिया जाए, झुंझुनवाला का नाम लिया जाए, तो ये खुद ब्रोकर हैं? नहीं, खुद ब्रोकर नहीं है, ब्रोकर नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी ब्रोकर नहीं है। कौन के थ्रू कर रहे होंगे तो? ब्रोकर आपके मोतीलाल ओसवाल है, यानी रामदेव अग्रवाल है। ये किसी ब्रोकरेज के थ्रू ही कर रहे होंगे? हाँ, आनंद राठी है आपके विजय केडिया है, केडिया सिक्योरिटी, आपके ये जो और हैं, कई लोग हैं तो होते हैं, तो वो भी ब्रोकर के ही थ्रू जाते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, कोई ना कोई ब्रोकर उनका होता होगा, या इतना वो अपना क्षमता रखते हैं कि खुद ब्रोकरेज, अपनी ब्रोकरशिप स्थापित कर देते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। मेरे हिसाब से इनको ब्रोकर देने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, डायरेक्ट इन्वेस्ट करते होंगे। देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सबको प्रोसेस वही है। वो अभी किसी ने ग्रुप में ही डाला था कि आई लव स्टॉक मार्केट बिकॉज यहाँ पर जाति के आधार पर भेद नहीं किया जाता है, पैसे के आधार पर भेद नहीं किया जाता है, क्षेत्र के आधार पर भेद नहीं किया जाता है, धर्म के आधार पर भेद नहीं किया जाता है। तो तब जो भी है यहाँ पर सब बराबर है, सेबी के स्तर पर सब बराबर। जितना बढ़िया आप ट्रेडिंग करेंगे, जितने बढ़िया आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होगी, आप उतना अच्छा पैसा कमाएंगे। सर ये जो टीवी में जो आते हैं, CNBC आवाज और जी वाले में आते हैं, जी बिजनेस, ये आकर बड़े बड़े लोग आके जो लेके जाते हैं कि ये कर दो वो कर दो, तो फिर क्या सेम टाइम में वो लोग खरीद के रखते हैं ये शेयर? पता नहीं, तो वही बताएंगे, हम तो नहीं जानते। उनके बिहार पर 2-3 हमने शेयर खरीदे थे, आज तक पछता रहा हूँ। जैसे आप ही ने बताया था वो लोग खरीदते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का 0 कुछ % का खरीदते हैं। हाँ, हम लोग सारा पैसा लगाते हैं।
ये हम लोग बात सही सारा है। पैसा लगा देते हैं। वो होता क्या है कि डीडी शर्मा एक आते थे, उन्होंने एक एबी मनी शेयर बताया था। वो एबी मनी ऐसा शेयर बताया, मैं 2-3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो लगातार सर्किट। उसके बाद 3-4 उन्होंने शेयर बताया, सभी के सभी शेयर लगातार बढ़ने लगे। लोगों के बीच में हमारा सर्किल है उसका, तो जो डीडी शर्मा बताए मंगलवार या बुधवार को सीएनबीसी आवाज पर आया करते थे, जो शेयर बताए लोग उस शेयर पीछे टूट पड़ते। फिर मार्केट ने ट्रेंड बदला, कृधन इंफ्रा, और आज तक उनका मुझे नहीं समझ में जिंदा ये जैन इरिगेशन को क्यों शेयर को ट्रेड वो बताते थे, क्योंकि भारी भरकम कर्ज जैन इरिगेशन को बताते थे। फिर आपको कृधन इंफ्रा, सिंटेक्स प्लास्टिक, पता नहीं कितने कौन कौन शेयर बताए, जो सारे के सारे शेयर ढक्कन ऐसे ढक्कन हो गए क्या बताया जाए। तो हमको, मेरा अपना मानना है कि दूसरे के ताकत पर या दूसरे की जानकारी पर पैसा नहीं बनाया जाता। पैसा बनाना है तो आपको उतरना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप उतरेंगे नहीं, आप पैसा नहीं कमा सकते। यदि दूसरे के दम पर आप पैसा कमा रहे हैं तो ये मान के चलिए तो पैसा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा आपको, वो थोड़े दिन तक चलेगा फिर गायब हो जाएगा। क्योंकि पैसा जो होता है अल्टीमेटली योग्यता का पीछा करता है। हम जितने काबिल बनेंगे, जैसी हमारी योग्यता होगी ना, वो वैसा हमको पैसा मिलेगा। थोड़ा सा कटु शब्द है, लेकिन ये मानिए कि यदि हमको 50,000 रुपया पेमेंट मिल रहा है तो मेरी योग्यता 50,000 के बराबर है। यदि हमको 1 लाख रुपए के बराबर मिल रहा है पैसा, तो मानिए कि हमारी योग्यता जो 1 लाख रुपए के बराबर है। और कोई करोड़ों रुपया कमा रहा है तो उसकी योग्यता करोड़ रुपए कमाने की है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको आपको योग्यता पे ध्यान देना है। योग्यता हम बढ़ाते नहीं है, सोचते हैं पैसा कमाने, कभी नहीं। पैसा, अभी मैं शुरू में बता रहा था कि पैसा जो होता है एक व्युत्पन्न उत्पाद है। पैसा अपने आप में कोई उत्पाद नहीं है। आप अकेले पैसा को पैदा करने की कोशिश कीजिए, कभी पैसा नहीं पैदा होगा। सरकारें क्या करती है कि एक्स्ट्रा नोट छाप देती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अरे क्या साला कागज का ही तो छापना, छाप दो नोट, कांसे का बनना है सिक्का, छाप दो। क्या छप पाएगा? मुद्रास्फीति इतनी बढ़ जाएगी, जो वैगनआर 5 लाख में मिलती है 5 में मिलेगी। समझ रहे? जो चावल आपको 30 रुपए किलो मिल रहा है वो 300 रुपए किलो मिलेगा। लोगों के पहुंच से बाहर हो जाएगा। साउथ अफ्रीका की कंट्री वाली हाल होगी। एक ग्रेसम अर्थशास्त्री रहा है, ग्रेसम ने कहा है कि मुद्रा जो होती है ना, विश्वासघातनी सेविका होती है। यदि मुद्रा को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो कब विश्वासघात कर जाएगी नहीं पता। तो नोट छापने के लिए पहले उसके बराबर रिजर्व रखा जाता है, और नोट थोड़ा छापा जाता है एक्स्ट्रा। वो किस लिए छापा जाता है? यदि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें घाटे, अब एक व्यवहारिक चीज में बता रहा हूँ कि आप लोग देखिएगा हर साल बजट जो है घाटे का बनाया जाता है। हर साल घाटे का बजट बनता है। किसी भी कंट्री को उठा लीजिए, हर कंट्री का बजट घाटे का हो। कोई सरकार विरोधी होगा तो कहेगा कि वो बजट घाटे का दिखा रहा है, घाटे का दिखा रहा है। इतना घाटा नहीं। बात यह कि जो घाटा दिखाया जाता है, उस घाटे के बराबर नए नोट छापे जाते हैं, और वो जो नए नोट होते हैं वो कुछ देश में मुद्रास्फीति पैदा करता है, लगभग 5-6%। और वो जो मुद्रास्फीति होता क्या है कि भाई देखिए, हम यदि कोई दुकान खोले हुए हैं, कोई कंपनी कुछ बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो हम ये प्रोडक्ट तभी बनाएंगे जब हमको कुछ लाभ मिलता रहेगा। अब 5% इन्फ्लेशन है, मतलब कि हर साल उस चीजों की कीमतें जो 5% बढ़ रही है। आज 100 रुपए मिल रहा है, कल 105 रुपए मिलेगा, कल अगले साल 112 रुपए मिलेगा, उसके अगले साल 170 रुपए मिलेगा। तो जब ये कीमत लगातार बढ़ रही है तो हमको प्रेरणा मिलती है और ज्यादा प्रोडक्शन करने की। और जब हम और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो हम और ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखते हैं। देखिएगा, जब हम और ज्यादा लोग नौकरी पर रखते हैं तो उनको और ज्यादा पैसा भी मिलता है। कुछ मिलता है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उसके हाथ में 5 ही हजार आएगा तो आएगा ना 5,000, वो 5,000 के आएगा, फिर मार्केट में आएगा। और मार्केट में आएगा तो कहाँ आएगा? उसी हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो ये एक चक्र बनता है। तो जो पैसा जो होता है एक व्युत्पन्न उत्पाद है। व्युत्पन्न उत्पाद इन द सेंस क्या है कि वो अपने आप में पैदा नहीं होता है, किसी और चीज से पैदा होता है। जब हम काम करेंगे तो उससे पैसा पैदा होगा। हम समझ रहे हैं ना? तो हमको योग्यता पे काम करनी है। जब हम योग्यता को बढ़ाएंगे, योग्यता हम जितना बढ़ाएंगे, हम जितना पढ़ेंगे, जितना मेहनत करेंगे, पैसा उसको फॉलो करेगा, उसको फॉलो करेगा। और एक चीज और, यदि हम संघर्ष कर रहे हैं और हमको पैसा नहीं मिल रहा है तो धैर्य रखिए। संघर्ष जितना बड़ा होगा पुरस्कार उतना बड़ा होगा।
ये तय है। हमारे आपके बीच में से बहुत सारे लोग होंगे जिसको देखे होंगे, कहते होंगे बताओ साला भी 4 साल पहले फटा फटा जूता पहन के घूम रहा था, आज ऑडी में घूम रहा है। देखते कि नहीं देखते? यही कहते हैं, नेताओं पे कहते हैं कि साले साले के पास खाने को पैसा नहीं था, हमने इसको फला जगह से उठा करके उसके रैली के लिए हमने अपनी मोटरसाइकिल दिया था और आज कार पे घूम रहा है। क्यों? संघर्ष लंबा किया है वो। और पैसा जो होता है ना, अच्छा बुरा, वो मतलब काम जो होता है अच्छा बुरा नहीं होता है। वो काम अच्छा है या बुरा है एक अलग विषय है। वो दलाली कर रहा है कि मेहनत कर रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन काम कर रहा है। हमसे आपसे वो ज्यादा त्याग करता है। जो नेता के चुटवैये जो पीछे पीछे घूमता है ना, हमसे आपसे ज्यादा त्याग करता है वो। जब ज्यादा त्याग करता है, संघर्ष लंबा करता है, तो फिर पैसा ज्यादा कमाता है। एक समय बाद जैसे उसका समय आता है, अब देखिए कितना पैसा कमाता है। तो हमको आपको अपने योग्यता पे काम करना है, अपनी काबिलियत पे काम करना है। और काबिलियत कैसे आएगी? अच्छे वीडियो देखिए, अच्छे बुक्स पढ़िए, जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में नए नए रिसर्च करिए, फिर देखिए कैसे आएगी। आप जिस भी स्टॉक को पकड़ेंगे एक समय बाद वो स्टॉक चलेगा, आप देखिएगा। स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए 1-2 स्टॉक मिलना ही काफी है। 100% सफलता कोई नहीं प्राप्त करता है। यदि 10 में से आपके 5-6 स्टॉक भी चल गए ना, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। वो उसका है ना, जो माइकल जॉर्डन है, जो बास्केटबॉल खिलाड़ी है, उसे पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा बास्केट कैसे डालें। उसने कहा कि आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा बास्केट डालने में असफल मैं ही हूं। यानी हमें अपने प्रयास के दर को बढ़ाना है। हम जितना प्रोसेस करेंगे उतना ही आएगा। मैं समझ रहे, अनिल सर, मैं सही कह रहा हूँ ना? कुछ ज्यादा लक्ष्यदार और उसमें मोटिवेशन वाले में चला गया। बिल्कुल सही बोला सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो हमको आपको योग्यता पे ध्यान देना है। योग्यता बढ़ाइए, पैसा पीछे आएगा। पैसे के पीछे दौड़ेंगे तो पैसा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप घर बैठ के इंतजार करेंगे, पैसा नहीं आएगा। मैं तो बहुत सारे लोगों को प्रेरित करता हूँ। मैं तो आज खुलेआम लोगों से कहता हूँ कि आइए, आप पैसे कमाने की इच्छा है, मेरे संपर्क में, हम आपको तरीका बताते हैं। लेकिन उन लोगों को क्या चाहिए? नौकरी ही चाहिए। रोजगार मतलब नौकरी। मैंने कहा नौकरी नहीं। हमने कई लड़कों को हमने म्यूचुअल फंड वगैरह सेक्टर में काम दिलाया है। अच्छा काम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। अब इस मीटिंग में आज नहीं आए, 3-4 लड़के ऐसे करके क्या करे। मैंने कहा चलो एआरएम का एग्जाम दिए, एआरएम क्वालिफाई कर लिया और आज के डेट में म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हैं। अच्छा पैसा। सवाल है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। नौकरी, हम भारतीयों के साथ क्या है, विशेषकर उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी में, नौकरी, अरे रोजगार मतलब नौकरी, रोजगार मतलब नौकरी। और उसमें भी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी। व्हाइट कॉलर जॉब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक चीज बताया कि और एक और चीज कि पैसा कहां से आएगा। उसमें 3B का फॉर्मूला होता है। सौरभ जी नोट करिए, 3B। जी सर। 3B यदि हम ध्यान देंगे तो पैसा आएगा। 3B का मतलब होता है बिलीव, बिहेव, बिजनेस। मतलब सबसे पहले हमको बिलीव करना होगा ये चीज काम करती है। हमको सबसे पहले स्टॉक मार्केट में बिलीव करना पड़ेगा कि ये स्टॉक मार्केट काम करता है, ये पैसा लोग कमाते हैं, हम भी कमाएंगे। हमको विश्वास ही नहीं है। हमको अपने पर भरोसा करना पड़ेगा कि मैं जिस स्टॉक को चुनूंगा वो स्टॉक बढ़ेगा। हमको अपने पर भरोसा ही नहीं है। हम सोचते हैं कि विजय शंकर सिंह जो बताते हैं हम उस शेयर को खरीद लें। हम पढ़ना ही नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। सर ऐसा ही एक मैसेज आया था ग्रुप में ना। ऐसा ही एक मैसेज ग्रुप में आया था ना। चलिए जो भी हो, मतलब कि हमको पहले अपने पे विश्वास करना होगा ना। जब हम, और विश्वास कैसे आएगा? जब हम मेहनत करके जब पढ़ेंगे तभी तो आएगा। आप देखिए वो सर्कस वाला पतली क्या कहते हैं वो,
जो रस्सी होती है रस्सी पे चल देता है, कैसे चलता है? उसका विश्वास है। जिस वक्त विश्वास खो जाएगा वो, और विश्वास कितनी अच्छी चीज है, आप इसको देखिए कि अपने बच्चे को कभी साइकिल चलाना सिखाइए, पीछे पकड़े रहिए, वो साइकिल चलाता रहता है, अचानक आप छोड़ दीजिए, वो चलाना शुरू कर देता है। उसको विश्वास रहता है कि आप पीछे जो है पकड़ पीछे साइकिल पकड़े, और जैसे ही आप पीछे देखते हैं, वो बच्चा पीछे देखता है कि आपने साइकिल छोड़ दिया है, डगमगा जाता। तो विश्वास करिए। जिस वक्त स्टॉक मार्केट पर विश्वास डगमगाएगा ना, अब लोग कहते हैं जैसे 3 दिन स्टॉक गिरता है, अरे जुबलेट फूड 3 दिन से गिर क्यों रहा है? अरे उसका चंचल है भैया, उसका स्वभाव है गिरना चढ़ना उठना। आप उसको एक्सेप्ट करें। जैसे पानी का स्वभाव क्या होता है, पानी खौलता पानी हो चाहे ठंडा पानी, जलता हुआ है आके उसको फेंक दीजिए, बुझा देगा। पानी का मूल स्वभाव है बुझाना। मार्केट का मूल स्वभाव है वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव। ये उतार चढ़ाव कभी खत्म नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यही मार्केट की ब्यूटी है, यही खूबसूरती है, और इसको हम जितने अच्छे से स्वीकार करेंगे, हम इसका लाभ उठाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जहां से हम शेयर खरीदे वहीं से बढ़ना शुरू हो जाए, और जहां से शेयर हम बेचे वहां से गिरना शुरू हो जाए। ये नहीं कि 100 रुपया पर शेयर बेचे, चलो 110 रुपये चला जाए, और 110 रुपये चला जाए तो दूसरे दिन हाय हाय पैसा हाय। तो इसको स्वीकार करिए। विजय केडिया कहते हैं ना कि मार्केट को एकदम टॉप पे बेचना और सबसे नीचे खरीदना, 2 ही आदमी कर सकते, एक भगवान, दूसरा झूठा आदमी। झूठा। आप तय करिए कि आप भगवान है कि झूठा आदमी। हमको अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है, स्टॉक कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो क्लियर हो गया मैं क्या कर रहा था? तो बिलीव करिए, हमें स्टॉक मार्केट पर बिलीव करना है, और जो स्टॉक हम चुन रहे हैं उस स्टॉक पर विश्वास करना है कि हाँ ये स्टॉक चलेगा। कभी कभी धोखा मिलेगा, ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन विश्वास करिए। इसके उपरांत जब बिलीव हो जाएगा तो दूसरा भी क्या होता है, बिहेव। अब हम विश्वास कर लिए तो उस स्टॉक के प्रति मेरा बिहेव क्या होगा, कितना पैसा ले, कितने समय के लिए ले। अब हमारे पास कलेजा भी होना चाहिए कि उसको हम शेयर को लेवें, ज्यादा मात्रा में लें। अब चिंदी चोरी मत करें। चिंदी चोरी मतलब क्या है कि 5,000 रुपये लगा के बैठ गए। मैं बार बार लिखता हूँ कि 5-5 हजार रुपये 10 स्टॉक में लगाने के बजाय 25,000 रुपये 2 स्टॉक में लगाइए, ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि 5,000 रुपया यदि 10 गुना होगा तो कितना होगा, 50,000 रुपया। यदि 25,000 10 गुना होगा तो कितना होगा, 2.5 लाख रुपया होगा। 2.5 लाख इज बेटर देन 25,000। तो जब हम बिलीव हो गए स्टॉक पर, फिर हमको बिहेव करना है। बिहेव करना है मतलब उस स्टॉक को अच्छी मात्रा में ताकत लगा करके खरीदना है, और खरीद करके होल्ड करना है। फिर उसके बाद बिजनेस, जब उसमें समय देंगे, जब कहते हैं कि अच्छा समय जो होता है एक बिजनेस का साथी होता है, और खराब बिजनेस का शत्रु होता है। तो जब हम समय देंगे तो अपने आप वेल्थ क्रिएट होगा। आपका जो CAGR होगा 25-26% से ऊपर का CAGR होगा, 25-26% से ऊपर का CAGR होगा। उस स्टॉक को आपने ठोक बजा के खरीदा है तो यकीन करिए 5 साल में कम से कम शेयर नहीं होगा तो 3 गुना होगा, 3 गुना होगा, और 10 सालों में 10 गुना होगा मिनिमम। और ये जो 10 गुने का रिटर्न है ना, कहीं नहीं मिलता है। अब जमीन में रिटर्न में लोग, हम भारतीय लोग हैं ना, हम सोने में पैसा लगाते हैं, और सोने में पैसा लगाने के बाद क्या करते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। कहते हैं कि रियल एस्टेट में बहुत पैसा मिलता है। रियल एस्टेट में बहुत पैसा इसलिए मिलता है कि हम वहां बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप 10 साल का आंकड़ा उठा लीजिए, कोई भी जमीन 3 गुने से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब कोई वहां पर हाईवे गुजर जाए, कोई कमर्शियल प्लाट आ जाए, कुछ एक अलग विषय है। और यहाँ पर शर्तिया तौर पे मैं बता रहा हूँ, 10 स्टॉक आप चुन लीजिए, कोई भी रेंडमली आंख बंद करके अपने घर में जाइए, अब देखिए किस किस के प्रोडक्टिव है। एशियन पेंट उठा लीजिए, पेंट हमारे उस पे हुआ है, एशियन पेंट उठा लीजिए। कौन सा बाटा का जूता पहने, बाटा का उठा लीजिए, रिलैक्सो का ले लीजिए, सीमेंट में कोई ले लीजिए, मतलब जो घर में प्रोडक्ट यूज होते हैं। गाड़ी में उठाए, गाड़ी में ले लीजिए, मान चलता है कि आपने कोई मारुति की गाड़ी ले रखा है, चाहे आप देखेंगे कि औसतन हर जो है 10 में से 6-7 ऐसे जो शेयर्स होंगे जो आपको 10 साल में 10 गुने से ज्यादा किए।
2-3 जो होंगे उसी स्तर पे होंगे। अब देख इसको प्रैक्टिकल करिए। कल हमने फेसबुक पे लिखा था तो एक लड़के ने लिखा था कि विप्रो का लोग उदाहरण देते हैं, 80 में किए थे तो इतना गुना हो गया। मैंने उससे कहा आप विप्रो का क्यों उदाहरण लेते हैं? विप्रो का प्रोडक्ट तो आपके सामने दिखता नहीं है। जो आपके सामने प्रोडक्ट दिखता है आप उसका लीजिए ना, कोलगेट का लीजिए, रिलैक्सो का लीजिए, बाटा का लीजिए, टाटा का लीजिए, सब शेयर का उदाहरण लीजिए। हर शेयर आपको 10 साल में 10 गुना रिटर्न, तो अपने आप वेल्थ क्रिएट होगा। और यदि हम बीच में कुछ और भी उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, बीच में कोई जैसे बोनस मिल गया, कुछ कहीं से और पैसा मिला, उसी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो हमारा वेल्थ और ज्यादा क्रिएट होगा। मैंने अभी रहमान जी नहीं है, रहमान जी से कई हमारी बातचीत होती है, वो कहते हैं यार ये शेयर बजाज फाइनेंस हमने 2000 रुपए में खरीदा है, 6000 रुपए चल रहा है, यदि हम और खरीदते हैं तो क्या हमारी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी? तो भाई जो अच्छे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, अपने प्रॉफिट को एवरेज करते हैं, और जो खराब इन्वेस्टर होते हैं अपने लॉस को एवरेज करते हैं। आप समझिएगा इसको, कि मैंने मान चलता है कि कोई शेयर ले रखा है रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 2000 रुपए में, और वो चला गया 1000 रुपए का, खराब शेयर है, फिर सोचते हैं कि अब 10 शेयर और ले लेते, सोचते हैं कि हमारी जो खरीद वो कम हो जाएगी। ये गलत अप्रोच होता है, गलत अप्रोच होता है। हमको आपको जो बढ़ने वाले शेयर्स होते हैं उसमें एवरेज करना है। मैंने फ्राइडे के दिन 3 शेयरों में खरीदारी किया है एक्स्ट्रा। कौन कौन से खरीदारी किया है? एनर्जी एक्सचेंज में। एक एनर्जी एक्सचेंज जब मैंने पहली बार खरीदारी किया था तो वहां से 70-80% का रिटर्न दे रहा था, मैंने फिर खरीदा उसको। अब जो मेरा औसत रिटर्न हो गया वो 30-40% दिखा रहा है, तो क्या हम नुकसान की स्थिति में हैं? अब यहां से बढ़ना ही है उसको। जुबिलेंट इंग्रेविया को मैंने खरीदा, फिर मैंने एक और कौन से खरीदा, केएनआर को खरीदा। केएनआर मेरे पास बहुत पुराना होल्डिंग है, फिर मैंने खरीदा। तो अच्छे जो शेयर से लगातार जो बढ़ रहा है उस शेयर में खरीदारी करिए। जो शेयर गिर रहा है उसको डालिए। संदीप जी कहते हैं ना कि बढ़ते घोड़े कभी गोली मत मारिए। शायद संदीप जी आ भी गए। तो ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके बाद हम जब आगे चलते हैं, अब शेयर कैसे हम चुने अच्छा शेयर? अच्छे शेयर चुनने के लिए 2 अप्रोच अपनाया जाए, टॉप डाउन अप्रोच, डाउन टॉप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? जैसे हमें कोई सेक्टर पसंद आता है, जैसे आज की डेट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आज की डेट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एथेनॉल, एथेनॉल के बाद ये सोलर एनर्जी, ये सब जो शेयर्स हैं, या केमिकल, आईटी, ये जो कुछ सेक्टर्स होते हैं, हम क्या करें कि सबसे पहले हम सेक्टर चुनें कि सेक्टर कौन सा अच्छा है। इन सेक्टर्स में पैसा बन रहा है और आने वाले समय में पैसा बनेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गए जिसमें आपका CDSL वगैरह आता है, कैंप्स आता है, वो हो गया। तो हम सेक्टर चुनते हैं और सेक्टर में से हम कंपनियों को पसंद करते हैं कि कितनी कंपनियां लिस्टेड है, और उस कंपनी में जो हमको पसंद आती है हम उस कंपनी को चुनते हैं। तो ये कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। और दूसरा होता है डाउन टू टॉप अप्रोच। डाउन टू टॉप अप्रोच मतलब क्या होता है कि हमें किसी कंपनी के बारे में पता चला, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हमको पता चला बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बारे में पता चला, तो पहले हम कंपनी को देखते हैं, फिर देखते हैं कि कंपनी क्या बनाती है। मालूम चलता है कि सोलर ग्लास बनाती है। अब सोलर ग्लास बनाती है तो देखते हैं इस सेक्टर में और कौन कौन सी कंपनियां हैं, वो देखते हैं। फिर देखते हैं कि इस कंपनी में या इस सेक्टर में क्या ग्रोथ हो रहा है। तो ये डाउन टू टॉप अप्रोच होता है। तो हमको कोई ना कोई अप्रोच अपनाना पड़ेगा। रैंडमली स्टॉक नहीं लेना है। रैंडमली स्टॉक कोई बता दिया कि जो है जुबिलेंट इंडस्ट्री ले लीजिए, आप पहले जानिए तो जुबिलेंट इंडस्ट्री करती क्या है, खरीदारी क्या करती है, बिजनेस क्या है उसका, कितने कर्ज है, क्या स्थिति है, उसके बगैर कभी मत लीजिए। अपना मेहनत करना है सर, मेहनत करेंगे तभी पैसा आएगा, नहीं होगा। और हमने जब मान लीजिए कोई कंपनी चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया, तो अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि किस कंपनी को हम चुने, किस कंपनी को छोड़े। यदि आप कागज पेन लिए होंगे तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम कंपनी का क्या चेक करेंगे? ROCE और ROE देखेंगे सबसे पहला। जब हमने सेक्टर चुन लिया कि भाई सेक्टर कौन सा है,
कंपटीशन तो सबसे पहले देखिए कि आरओसीई और आरओई कितना है। कम से कम दोनों 15% से नीचे नहीं होना चाहिए, 15% के ऊपर ही। वो जितना अधिक होगा उतना बढ़िया होगा। यदि सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो कहूंगा कि इसको और बढ़ा लीजिए, इसको 15% के बजाय 20% कर। 20% के ऊपर जिस कंपनी का CAGR वो आरओसी और आरओई है, मैं उसमें हाथ डालूंगा। आपका अच्छा सिलेक्शन अपने आप की बारी। सर आरओसी और आरओई को डिस्क्राइब कीजिए थोड़ा। आरओसीई को कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और आरओई को कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूँ, मालूम चलता है कि मैंने कोई 10 लाख रुपए लगा करके कोई दुकान खोल ली, तो उस दुकान पर मैं पर ईयर कितना प्रॉफिट कमाता, दैट इज कॉल्ड आरओई। क्लियर है? अब आरओसी क्या है कि अब हम क्या करते हैं कि इस बार फिर 10 लाख रुपया लगाते हैं, नया 10 लाख रुपया, चाहे नया 1 लाख रुपया और इन्वेस्टमेंट। हम क्या करते हैं कि जाते हैं होलसेलर से 5 लाख का और प्रोडक्ट मंगा लेते हैं, तो इस 5 लाख पर हम कितना रिटर्न लेकर के आए, दैट इज कॉल्ड आरओसीई। फंडा क्लियर? ओके सर। बिल्कुल एकदम क्लियर है, ये कोई इसमें ये कम से कम 15% मिनिमम, और 20% के ऊपर हो तो बहुत अच्छे, और 20% अब आरओसी डालेंगे ना, आरओई, तो मुश्किल से 50-60 कंपनियां आएंगी। तो विजय केडिया कहते हैं कि 90% कंपनियां फालतू की कंपनियां हैं, 10% ही कंपनी ऐसी है जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। अपने आप क्राइटेरिया हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हम डेब्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे, कर्ज की स्थिति क्या है, और उसमें भी डेब्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, जितना कम हो उतना सही हो। मैक्सिमम देखिए तो 0.1, मतलब 1 से ज्यादा है तो आप उस कंपनी में हाथ मत डालें, एकदम छोड़ दीजिए। आरओ मतलब डेब्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम हो, और जितना ही कम हो, 0.50 हो तो और कम और अच्छा है, 50 से नीचे हो तो और कम, यानी 1 से अधिक 9। इसके बाद हमको देखना है कुछ शेयर में प्लेज कितना है। जो प्रमोटर की जो होल्डिंग होती है, प्लेज तो नहीं किया गया। प्लेज देखिए 10% से नीचे का प्लेज होना चाहिए, 10% से ज्यादा का प्लेज होना। और उसमें आप ट्रेंड देखिए, क्यों प्लेज बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसके बाद प्रमोटर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर होल्डिंग बहुत मायने रखता है कि प्रमोटर होल्डिंग में 3 चीजें शामिल करना पड़ता है। सबसे पहले उसकी होल्डिंग देखिए, प्रमोटर कितना रखा हुआ है, और उसके बाद संस्थागत निवेशकों को देखिए। संस्थागत निवेशक मतलब कि FII, DII। प्रमोटर की होल्डिंग मिनिमम 50% हो, प्रमोटर की होल्डिंग मिनिमम 50% हो। यदि मिनिमम 50% नहीं है तो FII और DII जो होल्डिंग है दोनों का योग करिए, जोड़िए, और प्रमोटर होल्डिंग को जोड़िए। क्या ये 60-70% पहुंच रहा है? कुल मिलाकर के रिटेल की जो हिस्सेदारी है, पब्लिक हिस्सेदारी, वो कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए प्रमोटर, FII, DII। अब करेंगे, अब देखिए इसके बाद आप देखिए उस कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए कि लास्ट 3 ईयर से 4 सालों से कम 10% से ज्यादा दर से उसका सेल्स बढ़ रहा है, 3 सालों से 4 सालों से। और सेल्स आपने देख लिया। इसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कि उस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ लगातार 10% से ऊपर है पिछले 3-4 सालों में। ये नहीं कि इस साल जो है प्रॉफिट ग्रोथ मान चल के 100% ग्रोथ हुआ है और 10 सालों में निगेटिव चल रहा है, नहीं, उसका भी लगातार आपको 10% ऊपर। ये हो गया। इसके बाद आप उस स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को देखिए कि वो स्टॉक पिछले सालों में कितना रिटर्न दिया है। कम से कम पिछले 5 सालों में
10% के ऊपर से दर से बढ़ना ही चाहिए, यानी 5 सालों का रिटर्न कम से कम 50%। मेरा अपना मानना है कि भाई जो एफडी का जो रिटर्न है, एफडी का रिटर्न तो एटलीस्ट देना ही चाहिए। यदि एफडी का रिटर्न नहीं दे रहा है तो फिर हम क्यों उसमें इन्वेस्टमेंट करें? 5 सालों का रिटर्न कम से कम 50%। और ये भी देखिए कि 5% का जो रिटर्न है वो 1 साल के रिटर्न के कारण नहीं होना चाहिए। यानी मालूम चला है कि 5 साल का रिटर्न 50% हो और साल भर का रिटर्न 100% हो, तो जाहिर सी बात है कि 5 साल का जो रिटर्न है वो साल भर के रिटर्न से है, तो ये नहीं चलेगा। वो कंसिस्टेंस परफॉर्मर हो। मेरा मतलब समझने में क्या कहना चाहूँ, जैसे अभी मार्केट में तेजी है, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो 1 साल के अंदर अंदर 20 गुने तक हो चुके हैं, और 5 सालों में देखेंगे तो 200% बढ़ा है। यानी जो 5 साल की ग्रोथ दिखाई दे रही है वो 1 साल की ग्रोथ है। तो हमको आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको अवॉइड कर दीजिए। और यदि आप इतना कर ले जाते हैं तो आप यकीन मानिए आपने एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक अपने चुन लिया है। जो मैंने कहा ना कि बिलीव बिहेव, अब आपको इस स्टॉक पर बिलीव कर लेना है, बिहेव करना है। बिहेव क्या करना है? ज्यादा मात्रा में उसको खरीदना है और इंतजार करना है। फिर देखिए मजा, वेल्थ क्रिएशन का मजा एक अलग मजा है। ये रहा आज का मेरा जानकारी जो मैंने नोट किया था बकायदा कागज पर, क्योंकि सर एक क्वेश्चन था इसमें। क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन बताइए। जैसे प्रोमोटर होल्डिंग है, प्रोमोटर होल्डिंग आपने कहा मिनिमम 50% होना चाहिए लमसम, ठीक है। आप उसके बाद एफआई डीआईआई प्लस प्रोमोटर होल्डिंग 60 to 70% आपने बताया, ठीक है। मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, उसको और विकास करना है और इन्वेस्टमेंट लाना है या फिर कुछ और प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो प्रोमोटर तो ऑटोमेटिक कुछ शेयर प्लेस करेंगे कुछ पैसे लेने के लिए, कैपिटल करने के लिए। तो फिर इस मैटर में क्या कर सकते हैं? अभी मान लीजिए उनके पास 50% ऑलरेडी है और उन्होंने 10% को प्लेस कर दिया कैपिटल गेन के लिए, छोड़ दीजिए, हम जो है अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि अवॉइड कर दो, क्योंकि पहले आप जानिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप घर गिरवी कब रखते हैं? प्रश्न। जब हमारे पास कुछ नहीं है, जीरो कंडीशन में हो, इस तरह। सबसे पहले हम क्या करते हैं? दोस्तों मित्रों से उधार लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपने घर का जो पैसा होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर दोस्त मित्रों से उधार लेते हैं। दोस्त मित्र से भी काम चल गया तो फिर क्या करते हैं? बैंक जाते हैं। बैंक से भी अब काम नहीं चल रहा है, मतलब खत्म हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? घर गिरवी रखेंगे। और घर गिरवी रखना मतलब कि हमने अपनी संपत्ति से अधिकार खो दिया है। गिरवी रखना मतलब कि कर्ज जो है नाक के ऊपर आ गया है, पानी जो है नाक के ऊपर गुजर रहा है, हम कभी भी डूब सकते हैं। अवॉइड अवॉइड अवॉइड। अच्छा, केपीआईटी तो शेयर अपने आप में यूनिक बिजनेस है, लेकिन इनके पास प्लेजिंग ज्यादा है, कर्ज भी ज्यादा इन्होंने उठा रखा है। ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया कभी। और एग्जांपल समझना चाहता हूँ मैं। केपीआईटी जो है, हाँ केपीआईटी, हाँ यस, केपीआईटी एंड मदरसन भी ऐसा कुछ था इसमें। देखिए कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बहुत पुरानी कंपनी होती है, बहुत स्थापित कंपनियां होती है, और उसे जैसे प्लेज होता है तो फिर वो क्या करते हैं कि आगे चलकर उस प्लेज से निकल भी जाते हैं। तो जब तक प्लेज है तब तक उसमें दूर रहिए, प्लेज जब कम होता है तो फिर उसमें हाथ डालिए। अब आप केपीआईटी की बात कर रहे हैं, एक मिनट होल्ड के 2 मिनट के लिए मैं आ रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट। केपीआईटी ना, मैं केपीआईटी को देख लेता हूँ क्या है। तो यदि प्लेज शेयर है तो हमको दूर रहना है प्लेज शेयर से, ओवरऑल यही नजरिया आप रखिए, और प्लेज से दूर रहना है बस। आपके प्लेज की स्थिति देखिए, खराब स्थिति देखना चाहते हैं तो आप फ्यूचर ग्रुप को देख लीजिए। सारे शेयर्स में 90% प्लेज कर रखा था। लास्ट में जाकर के इन्होंने पूरा फ्यूचर ग्रुप ने पूरा रिलायंस इंडस्ट्री को सरेंडर कर दिया। तो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा तो रिलायंस और प्लेज इसमें देखिए, प्लेज इसमें 1.44% है। कहाँ प्लेज है? केपीआईटी में प्लेज जो है 1.44% है। केपीआईटी या मदरसन सुमी का, मदरसन देख लेता हूँ, मदरसन देख लेता हूँ। मदरसन सुमी का शायद बीच में कुछ नया बिजनेस खरीदे थे, देखते हैं। अभी दो फैक्ट्री में कुछ कर दिया ना इन्होंने, इन्वेस्ट किया 3.69 है। ओके।
3.69 है, कोई नहीं। तो हमको आपको प्लेज पे ध्यान देना है। और प्रश्न कोई? और राजेश कंचन सर पहली बार आए हैं, जरा आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। जी कैसा लगा सर? नमस्कार। नमस्कार। बहुत बढ़िया लगा सर। आज शुरू से ही बैठना चाहता था आपके साथ, लेकिन कुछ व्यस्तता हो गई थी तो थोड़ा देर से ज्वाइन कर पाया। आप सर पहली बार शायद आए हैं, मुझे लग रहा है। हाँ, ये जूम मीटिंग में मैं सर आपकी रिकॉर्डिंग तो मैंने सुनी है, हाँ। लेकिन मतलब एट ए रियल टाइम में फर्स्ट टाइम हुआ है। कैसा लगा सर? नॉलेज कुछ हुई है? बहुत बहुत बढ़िया लगा, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी सर वो जो आप कहते हैं ना किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना, वो अभी हिम्मत जुटा नहीं पा रहा हूँ मैं। हिम्मत करिए, जब बिलीव हो जाए तो करिए। नहीं, अभी सर जैसे मैं आपको बताऊं तो मैंने 4-5 महीने पहले IRCTC के एक शेयर खरीदा था। हाँ। और वो खरीदा था मैंने 1300 कुछ पे। हाँ। और उसके बाद मैंने उसको 1470 पे एक और खरीदा। हाँ ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। खरीदा और फिर मैं चुपचाप बैठ गया। हाँ। तो पहले तो वो डाउन में जा रहा था, तो फिर भी आपके कहे अनुसार मैं धैर्य बनाए रखा। हाँ। और फिर अचानक से वो बढ़ना शुरू हुआ और आप सर वो लगभग 4500 पे चल रहा है। हाँ। मैंने उसको बेचा नहीं है, वो दोनों शेयर अभी भी मेरे पास है। जब सर बढ़ना शुरू होता है ना, जब पेड़ होता है ना सर, जब जी पेड़ जी जमीन से फाड़ के निकलेगा, ऊपर से आप लाख दबाने की कोशिश करिए। जी जी। लाख दबाने की कोशिश करके पेड़ अंदर से निकलता रहेगा। जब ताकत रहेगी ना, जब अच्छे बिजनेस हम्म। को आपको ऊपर लेके जाएगा, कोई उसमें। हाँ, अब आप सर मैं आप बिजनेस सेलेक्ट करिए, बिजनेस सर। कोई जी स्टॉक के पीछे मत पड़िए, जी जी उसका देखिए बिजनेस क्या है जी और उसको होल्ड करिए, बस। जी जी। मैंने एक फॉर्मूला जो आपने और बता रखा है उसको अब मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ क्या? कि हर महीने जो है आप 5-6 हजार रुपए इसमें एज ए SIP डालती रहिए। जी सर। क्योंकि सर कारण ये है कि देखिए सर, हम लोग नौकरी पेशा लोग हैं और हम बहुत ज्यादा नहीं डाल सकते। आप सर अपने बारे में बताइए सर, कुछ अपने बारे में बताइए सर कुछ। मैं यहाँ झांसी में रेलवे हॉस्पिटल में लैब सुपरिटेंडेंट हूँ। अरे वाह सर, और क्या बात है, क्या बात है सर। हाँ, पैथोलॉजी लैब में हूँ मैं। जी और सर। शुरुआत जब मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई तो मुंबई में हुई थी। जी सर। तो मैं मुंबई, साउथ मुंबई में क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। जी सर। जी सर। तो मैं वहां पे हॉलीवुड की फिल्में देखने जाया करता था। तो वहां पे सामने ही जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, तो वहां पे बड़ी भीड़ भाड़ लगी रहती थी, लोग बाग उसको एक नजर ताकते रहते थे। तो समझ में नहीं आया ये क्या भला है। फिर धीरे धीरे मैंने पेपर पढ़ना चालू किया, तो है तो ये। और बीच में जो 2007 के आसपास जो एक करेक्शन आया था बहुत जबरदस्त जी मार्केट में, जी सर। उसके पहले मैं मार्केट में था। मैंने टाटा स्टील वगैरह में, और एक रैली गियर का हाँ IPO हाँ। आया था उस समय। जी सर। तो मैंने वो रैली गियर के IPO में मैंने जो लिस्टिंग गेन्स होते हैं ना, जी सर। वो उस समय में कुछ जानता वानता नहीं था, बस लिए और एकदम से मैंने बेच दिया उस दिन। जी सर। और उसमें काफी वो फायदा दे के गया था, लेकिन चूंकि मुझे मेरी स्टडी तो थी नहीं, तो मैंने कुछ जो उतना फायदा लिया उतना ही मुझे नुकसान भी हो गया। बाद में मैंने जो भी कमाया वो मैंने गंवा दिया। दबा दिया। तो वो थोड़ा सा फिर मुझे लोगों ने भी मना किया कि यार तुम ये ठीक काम नहीं है, इसको रहने दो। जी सर। तो फिर मैंने कहा नहीं, सही है ये, अपनी मेहनत से जो भी कमाए, जो भी तनख्वाह मिल रही है उसी में अपना काम करना चाहिए। तो मैं मार्केट से बाहर हो गया। जी सर। और उसी समय सर एक IPO और आया था मोइल का, MOIL। हाँ जी सर। वो मैं लकी रहा हमेशा कि मैंने जब जब भी अप्लाई किया मुझे मिला। भाई देखिए, लेकिन फार्मूला अपना लेकिन वो मोबाइल का भी, अब क्योंकि क्या है, मेरी स्टडी बिल्कुल नहीं थी उस समय ना। और पेपरों में दलाल स्ट्रीट वगैरह मैगजीन उस समय हिंदी में आती थी, तो मैंने आती है। वो भी खरीदता था। जी सर। लेकिन वो बाद में बंद हो गई सर हिंदी में आना। जी जी जी। तो कोई कहीं से ऐसी जानकारी नहीं मिलती। दूसरे सर सबसे बड़ी बात क्या थी, शेयर बाजार की बात करना ही नैतिक रूप से हमारे यहाँ साला पाप, बुराई मानी जाती है। पाप समझा जाता है। बुराई, पाप है।
और जो खासकर जुआ समय रहता मेरी है। मदर भी थी उस समय, अब तो खैर नहीं है वो, लेकिन तो वो कहती थी कि भैया हम तुम्हारे बहुत परेशान हैं कि तुम ये कभी तुम्हें जमीन खरीदना है, कभी तुम्हें शेयर में पैसा लगाना है, यार तुम जो है बिल्कुल तुमसे बहुत परेशान है हम। जबकि हमारी मतलब मेरी कोई ऐसी वैसी आदतें भी नहीं थी, मैं हमेशा बिल्कुल कर्तव्य अपने निभाते चला आ रहा था। लेकिन फिर भी वो कहती थी कि तुम्हारे ये तो शेयर की बात जहां भी किसी मेरे दोस्त से उन्होंने मेरे मुंह से सुनी, भैया हम तुम्हारे बहुत परेशान। तो मैंने कहा यार इसको बंद करो, और मैं थोड़ा मार्केट से दूरी बना ली। फिर कैसे और आना हुआ? अब फिर जो है क्या हुआ कि फिर मैंने दूसरा रुख अपनाया। मैंने फिर म्यूचुअल फंड्स में मैं एसआईपी के थ्रू करता था सर। जी। तो मैं काफी दिनों से कर रहा हूँ, लगभग मुझे 10 साल हो गए हैं। वाह क्या। और अभी जो आप सीएजीआर वाओ। बताता है, अब जो सीएजीआर जो आप बताते हैं, हाँ, वो लगभग मैं अपने सारे म्यूचुअल फंड का जो मेरा पोर्टफोलियो उसको देखता हूँ, हाँ, तो लगभग 15% के आसपास मुझे मिल रहा है। बहुत बहुत बढ़िया। और अभी जो कोरोना में 2020 में जब जो मार्केट एक बार फिर से 26,000 को छुआ था, जी जी। तो भी मैंने अपना धैर्य बनाए रखा। मेरे सारे दोस्त निकल गए, हाँ, लेकिन फिर मैंने 6-8 महीने बाद देखा कि ये फिर से जंप करके उसी लेवल पे आया। जी फिर क्योंकि बढ़ने लगा। मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत पुराना था, जी तो मैं एट पार पे आ गया था सर। जी जी। मतलब मुझे नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे 1 रुपए का भी फायदा नहीं शो कर रहा था उस समय, कोरोना वाले पीरियड में जब शुरू में आया था मार्च 2020 में। फिर ये 8-10 महीने बाद, 1 साल बाद क्या हुआ, ये मार्केट फिर से जंप किया। तो सर मेरा सारा रिटर्न वापस आया, क्योंकि मैंने बेचा नहीं था और रिडीम नहीं किया था। और अब ऐसी हालत है, अभी जो 60,000 मार्केट छू रहा है, कि मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि अब जो है ठीक है, बढ़िया है। ग्रुप में सर, हमारे ग्रुप में कैसे संपर्क में है? सर आप मैं फेसबुक पे इस टाइप के जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैंने एक कोई श्रीवास्तव जी हैं, हाँ तो एक बार वो कुछ इस टाइप से इंट्रा डे का कुछ ट्रेडिंग वगैरह का कुछ डाला हुआ था उन्होंने, हाँ, और उस पे मैंने आपका वो कमेंट जो देखा। अच्छा। अभिजीत श्रीवास्तव। हाँ, अभिजीत अभिजीत। जी तो हाँ, अभिजीत श्रीवास्तव के पोस्ट पे मैंने अभिजीत। आपका कमेंट देखा कि आप जो है मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए। हाँ तो मैं इस मामले में मैं थोड़ा सा क्या कहें कि मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं तुरंत ऐसे लोगों को तुरंत अप्रोच करता हूँ। जी तो जी। मैंने आपका नंबर लिया, आपका उसको व्हाट्सएप पे ऐड किया, और आपको मैंने भेजा, अपना परिचय दिया। तो आपने मुझे बताया कि आपके 2 ग्रुप हैं जिनको आप एडमिन हैं, हाँ। कि एक आपका ग्रुप 1 है, एक ग्रुप 2 है। तो आपने मुझे ग्रुप 2 में शामिल किया, और ये बोला कि जब कभी ग्रुप 1 में जगह होगी तो वहां भी शामिल करेंगे। तो जब से मैं जो है अब आप तो, आपके साथ बना हुआ हूँ। अब आपके ग्रुप 1 में जगह बन रही है लग रहा है। काफी आपके अनुभव से काफी लोग फायदा लेंगे। तो हाँ हेलो। एक क्वेश्चन था विजय जी, हाँ। हम लोग किस ग्रुप में हैं? हमें तो पता ही नहीं है ग्रुप 1 और 2। चलिए, ग्रुप जो पार्टी बंदी करता है उसके लिए ग्रुप होता है। तो मैंने बीच में, मैं कई दिनों से आपका ये पढ़ रहा था, तो मैंने बीच में एक बार सोचा कि आपको बोलूं कि अब नहीं सर, मुझे उस वाले ग्रुप में भी शामिल कर दिए, वो आपका खास ग्रुप है। अब आपको शामिल करते हैं। आप इतने अनुभवी जी व्यक्ति हैं कि आपको शामिल करना बनता है। जी जी। बिल्कुल करते हैं। तो अभी सर ठीक चल रहा है, लेकिन अभी फिर बीच में मैंने सोचा कि नहीं, अब वो थोड़ी सी लायबिलिटीज भी मेरे ऊपर बढ़ गई हैं, क्योंकि अब उम्र के साथ साथ सब होता जाता है। तो सोच रहा हूँ कि अब आपके एसआईपी के थ्रू में म्यूचुअल फंड की बजाय शेयर स्टॉक। में इन्वेस्ट करूं। लेकिन उसके लिए वो ये बात सर कि आपको स्टडी होना चाहिए। हालांकि आप काफी मेरा काम बहुत आसान कर देते हो, क्योंकि आप शेयर्स के नाम भी बता देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने इतना एनालिसिस किया है, तो मुझे कुछ खास करने की जरूरत है नहीं। तो सर जो अब आपने मैं, कहा ना, फिर भी सर आपको, मेरे हिसाब से फिर भी आपको करना चाहिए सर। हाँ नहीं, करना अपन चाहिए, मैं मानता सभी हूँ। का 80% काम सर कर देते हैं, बट हाँ हाँ अपन हाँ सर खुद से करेंगे ना सर, वो जो बिलीव वाला बताया सर ने, हाँ वो हाँ खुद वो बिलीव बढ़ता चला जाएगा अपना। हाँ। क्योंकि अब मैं बढ़ जाता है। मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोडक्ट सर बताते हैं कि आप उसको यूज कर रहे हैं रोजमर्रा के उसमें कि नहीं, तो मुझे ऐसे में एक प्रोडक्ट बहुत जम रहा है, रिलैक्सो का। अरे मैं वाह।
मैं ये देख रहा हूँ, मैं उस पर नजर बनाए हुए हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ, फ्राइडे से मैं भी सोच रहा हूँ सर, मंडे को जाएंगे। सुनिए, मैं क्यों उसको सोच रहा हूँ, आप ये गौर कीजिए थोड़ा सा, सुनिए 2 मिनट और, कि अभी मैं झांसी में सदर बाजार में घूम रहा था एक दिन, तो मैंने देखा कि पहले जैसे हमारे यहाँ बाटा, ये लिबर्टी के अपने आउटलेट्स हुआ करते थे, मैंने देखा कि रिलैक्सो का आउटलेट झांसी में पहला आया। तो मैंने देखा कि यार सर भी इसको बहुत पीछे पड़े हुए हैं, और ये इसी समय इसका आउटलेट खुलना, इसका मतलब कंपनी अपने आप को एक्सपेंशन कर रही है अपना। तो और उसके प्रोडक्ट ऐसे नहीं है, बाटा ठीक है नंबर 1 या जो भी होगा उसका अच्छे प्रोडक्ट है, लेकिन रिलैक्सो अपनी जगह बना रहा है, इसका मतलब कि अच्छा है वो स्टॉक। तो मैंने उस दिन सोचा कि आपका ध्यान आया मुझे वहां से निकलते हुए, तो मैंने सोचा कि अब मैं रिलैक्सो में कुछ ना कुछ मतलब सिप के थ्रू डालूंगा और फिर लेता रहूंगा इस। बिल्कुल 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 लीजिए, जब विश्वास पे तो आप जो है मार्केट में नजर बनाने के साथ साथ अपने चारों तरफ, अपने जो सराउंडिंग्स है वहां भी नजर बनाना जरूरी है कि कौन सी चीज लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। मैं इस पे बहुत तो ध्यान ये देता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि इसके थ्रू सर मैं यदि रिलैक्सो तक यदि मैं पहुंचा हूँ। गलत नहीं हूँ तो रिलैक्सो जो है और भी कंपनियों के लिए शूज वगैरह बनाती है ना, शायद जी बाटा जी को भी सप्लाई करती है कुछ। अभी इसकी नॉलेज नहीं है, इतना मुझे knowledge। मैं देखिए, मैं बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं करता हूँ, बताऊं ना, जी मैं उसके अंदर घुसता नहीं हूँ। मैं सिर्फ पहले तो कंपनी देखता हूँ, बिजनेस देखता हूँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसके रिटर्न रेशियोज वगैरह देख लेता हूँ, फिर वॉच करता हूँ। सर मेरी एक रिक्वेस्ट और है, हाँ ये जो आपने आज ROC और ROE बताया ना सर, हाँ हाँ ऐसा ही सर एक होता है PE, हाँ। PE होता है, और ये तमाम चीजें होती हैं, ये टेक्निकल चीजें। नोट करिए, चलो पी नोट करिए, नोट करिए, हाँ सर, मुझे हाँ, पी बताइए सर, मुझे भी जानना है पी सर, नोट करिए, पी पी बताइए। नोट करिए। थोड़ा सा सर इसके बारे में आप एक पोस्ट लिख के चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए या ठीक फेसबुक है, पे ठीक डालिए सर। ठीक है। अच्छा, आपने ही कहा था क्या पी के बारे में लिखने के लिए? हाँ, मैंने सर ये कई सारे ये जो ये है ना ROC ROE P और ये तमाम जो आप बताते रहते हैं, इनके बारे में सर एक बार कुछ लिखिए ठीक सर है, इस। सर पी के बारे में बता दीजिए अभी। पी की नोट करिए। पीई का पूरा नाम होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो यानी इसका मतलब यह होता है कि कंपनी कितना कमाती है। एक तरह से रेशियो है। ये रेशियो मतलब कैसे कैसे हम इसको समझाएं, जैसे कि जैसे जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने आपको 100 रुपया दिया, ठीक है ना, आप हमको उसके बजाय कितना पैसा देते हैं, ये प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया। क्लियर हो गया? मैंने आपको 100 रुपया दिया, आपने हमको कितना ब्याज दिया, ये रफ आइडिया है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब ये होता है कि जितना उसका प्राइस अर्निंग रेशियो है, उतना यदि हम उस कंपनी को देते हैं तो उसके बदले में हमको 1 रुपया साल में मिलता है। जैसे किसी कंपनी का पीई मान लीजिए 40 है और नीचे लिखिए एक कंपनी का पीई 10 है, तो जो 40 रुपया वाला पीई है उसके लिखिए हमको 1 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, और जो 10 रुपया वाला है उससे भी 1 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। तो अब हमको आप ये बताइए कि बेहतर कंपनी कौन? 10 वाली। 10 वाला। यानी कम पीई होना अच्छा होता है, लेकिन पीई एक मानक नहीं होता है। पीई के साथ और भी कई चीजें होती है। मैंने हल्का सा पीई का उदाहरण दिया, अब पीई मिलता कैसे है अब इसको जानिए। पीई का उदाहरण होता है पीई इक्वल टू, लिखिए पीई इक्वल टू CMP यानी करंट मार्केट प्राइस ऑब्लिक EPS अर्निंग पर शेयर। कितना हुआ? 6:30 से। CMP यानी मान लीजिए किसी शेयर का, जैसे हम उदाहरण लेते हैं IRCTC का उदाहरण लेते हैं। IRCTC का करंट मार्केट प्राइस 4500, ठीक है 4500, और EPS मतलब मान चलता है कि 200 रुपया है, 200 रुपया करिए और डिवाइड करिए जितना है। 2250 आ गया सर। नहीं, 200 का करेंगे तो 20 आएगा ना, ओ सॉरी 22 आएगा ना। हाँ सर, बिल्कुल 22। 22 जो है उसका पीई हो गया। हाँ। अब देखिए EPS क्या होता है, EPS को जानिए।
ईपीएस होता है कि अर्निंग पर शेयर। अब इसको कैसे जानते हैं, पहले इसको जानिए। मालूम चलता है कि कोई कंपनी जो है जितना प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करती है। जैसे लेते हैं आईआरसीटीसी का उदाहरण लेते हैं। मालूम चलता है कि आईआरसीटीसी ने जो है 1 करोड़ शेयर जारी कर रखे और इस साल उसका जो प्रॉफिट है कितना है, मालूम चलता है कि 200 करोड़ का है। तो 200 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 करोड़, एक करोड़। हाँ सॉरी, आपने नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़ बताए। हाँ एक एग्जांपल बन गया 1 करोड़, हाँ और टोटल प्रॉफिट 200 करोड़। ठीक सर। तो अब डिवाइड करें तो जो आएगा वो ईपीएस होगा। 0.5 नहीं, मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल है कि जो प्रॉफिट होगा उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें। अब जैसे किसी कंपनी का जानना है, मान लीजिए सर ये बताइए कि नंबर ऑफ शेयर्स जारी कितने किए हैं वो कहाँ से पता चलेगा हमें? वो आप उसके चले जाइए वेबसाइट वगैरह पे मालूम चल जाता है। वेबसाइट पे जाइए या इसी खुद इसमें बताते हैं कि कितने उसके शेयर्स हैं। आप उसमें चले जाइए, क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स में, जैसे मैं इकोनॉमिक टाइम्स देखता हूँ, बताता हूँ किसी मनी कंट्रोल पे भी बताते होंगे। किसी शेयर का पूछिए, किसी शेयर का पूछिए कितने शेयर हैं। आईआरसीटीसी का ही बताइए, आईआरसीटीसी का ही बता दीजिए। तो आईआरसीटीसी, चलिए आईआरसीटीसी। अब ये मैंने ईटी मार्केट खोला है, ईटी मार्केट ऐप। अब ईटी मार्केट ऐप में जाइए तो अबाउट आता है लास्ट में, अबाउट। अब अबाउट में देखिए ये बता रहा है मार्केट कैपिटल 78,000 करोड़ का है। सी मोर, टोटल इनकम 358 करोड़ बता रहा है। और शेयर कहाँ गया, चश्मा कभी कभार दिक्कत होने लगती है। हाँ 16 करोड़ शेयर है इसके, नंबर ऑफ शेयर 16 करोड़। अब आप इसको देखिए, इनकम जो है 358 करोड़ का है, 16 करोड़ का वो है। तो अब 358 बाई डिवाइडेड बाई 16 करिए, कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32, 20। देखिए इसका पी कितना आया है। नहीं इनकम में कुछ और चीज देखना पड़ेगा इसका। देखिए पी इसका कितना है, देखिए ये कितना है इसका। इसमें बहुत सारी चीज देखिए, एक रफ आइडिया आपको समझ में आ गया है ना? जी सर। एक रफ आइडिया यही होता है। पी इसका कहीं दिखा देना है, पी बाई बी रेशियो मार्केट कैपिटल। देखिए इसका ईपीएस 18.56 है, यानी मैंने कितना बताया, 358 बताया, फायदा कितना बताया था, प्रॉफिट इनकम कितना बताया था? 22.5। नहीं इनकम मैंने कितना बताया था? 358 करोड़। 358 करोड़ में शेयरों की संख्या 16 करोड़ बताया था। 16 करोड़ शेयर है। हाँ तो 358 में 16 का डिवाइड करिए, 22.5, लेकिन उसमें टैक्स वगैरह भी तो कट जाएगा तमाम। तो मैंने शुद्ध प्रॉफिट कहा था। देखिए ये इसमें ईपीएस जो दिखा रहा है 18.56, यानी कि 19 इसका, देखिए उसके लगभग आ गया ये ईपीएस। हाँ सर आ गया उसका पी, ये ईपीएस 20 आ गया। अब इस 20 को आप करंट प्राइस में डिवाइड करिए, तो जो आएगा वो आपका क्लियर है। मतलब फंडामेंटल चीज क्लियर हो गई ना, जो मैं बताना चाह रहा था। क्यों नहीं सर? जी ना, नहीं सर, असल में जैसे पी का मीन्स मतलब मोटे तौर पर मैं ये मानता हूँ कि उस इंडस्ट्री, टोटल उसी सेक्टर के, उसी इंडस्ट्रीज के सापेक्ष करना चाहिए उस शेयर का रेट मतलब महंगा या सस्ता है उसी से। अगर मान लीजिए 2 कंपनी मैंने चॉइस करी और एक का पी कम है और उसका आरओई ज्यादा है, तो मैं उसको उसी को वरीयता देता हूँ मैं। पी कम हो गया, आरओई ज्यादा, उसी सेक्टर की वो कंपनी, मुझे वो कंपनी ज्यादा बेहतर लगी मतलब रिटर्न के हिसाब से। जो लगातार जब हम देखेंगे मतलब सिर्फ मैं इतना ही निकालता हूँ। जब हम इसको लगातार अप्रोच, जब हम इसको लगातार ध्यान देंगे, लगातार इसके बारे में अध्ययन करेंगे,
तो अपने आप हमको नॉलेज होना शुरू हो जाता है कौन सा क्या बेहतर है क्या खराब है। हाँ। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना उसी होगा। चक्कर के प्रैक्टिस साथ प्रैक्टिस जितना रिसर्च करेंगे उतना बहुत प्रैक्टिस जी। करिए। वो होता है कि अच्छा नॉलेज चीज बताए। नॉलेज जो होता है विदाउट एक्शन बेकार होता है। तो जो हमने आज जानकारी दिया है आप उसको प्रयोग करिए। और कोई जानकारी कुछ प्रश्न कोई क्वेरी तो बंद किया जाए। जी सर। हम तो लखीमपुर खीरी के ठीक है। लेकर के परेशान हो गए हैं। लखीमपुर खीरी ने हमको परेशान कर रखा है। रात रात हो जाती है। पुलिस की नौकरी है ना तमाम चीजें देखनी पड़ती है। तो आज भी संडे है कल 9 बज गए आने में और आज फिर जाना आज फिर रात को 9 बजेगा। जिस दिन घटना लखीमपुर मुझे तो सर जिस दिन लखीमपुर खीरी की घटना हुई थी उस दिन मैं रात को 3 बजे घर आया। अरे वाह। मुझे तो सर आश्चर्य है कि आप जो है ये